हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रुद्र प्रताप सिंह और आज मैंने ये वीडियो आप लोगों को सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाने के लिए बनाया है, जो आपके केमिस्ट्री के क्लास 12th का चैप्टर 1 है। इसका पार्ट 1 आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस पर हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर फिजिक्स की भी वीडियो लेक्चर्स डाले गए हैं और केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज the number of particles immediately adjacent to each particle in the crystal lattice। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम, अगर आप यूनिट सेल या क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो कोई भी एटम डायरेक्टली कितने और एटम से टच हो रहा है, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसको और इस वाले एटम की बात करें, तो ये डायरेक्टली इससे टच हो रहा है, इससे हो रहा है, इस वाले से और इस वाले से। तो जो हमने शेड कर रखा है, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ये 4 एटम से डायरेक्टली अटैच है। इस वाले को नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहा है। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सिंपल क्यूबिक की जो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी होती है, ये 52.4 होती है। इसके सॉलिड स्टेट के पहले पार्ट में हमने आप लोगों को इसका डेरिवेशन करवाया था, तो उसमें ये 52.4% आई है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो भी आपके स्फेयर हैं, अगर या एटम है, अगर उनके सेंटर को हम ज्वाइन करते हैं तो एक स्क्वायर बनता है। इसीलिए हम इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसा कि अभी आपको बताया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि जो एटम है वो डायरेक्टली 4 एटम से डायरेक्टली टच हो रहा है या अटैच्ड है। इसके बाद जो अगली है वो है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम जितने भी एडजेसेंट एटम हैं उनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो एक हेक्सागन बनता है। हेक्सागन स्टूडेंट्स आपका 6 साइड का एक पॉलीगन है, ये है आपका हेक्सागन। तो जो भी नियरेस्ट एटम्स हैं, अगर उनके सेंटर को ज्वाइन करने पे एक हेक्सागन बनना है तो वो हेक्सागन क्लोज पैकिंग होगी। हेक्सागन क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी 60.4% होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होता है, क्योंकि आप कोई भी एटम उठा लें तो वो डायरेक्टली कितने एटम से टच हो रहा है? 6 एटम से। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसके अलावा हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पैकिंग को लेके। अगर HCP या CCP की बात करें 3D में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, जबकि BCC अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ये 3D की बात हो रही है, 3 डायमेंशन में, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस है वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो जैसा हमने आप लोग को बता रखा था, सबसे ज़्यादा FCC का होता है, फिर BCC, फिर सिंपल क्यूबिक। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका डेरिवेशन करवाया था। FCC का 74% आया था, BCC का 68% आया था पैकिंग एफिशिएंसी, और सिंपल क्यूबिक का 52.4 आया था। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, तो इसको समझना और आसान हो जाएगा। जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं हीलियम को छोड़ के, उनका CCP स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जबकि हीलियम का HCP होता है। ये बस आपके नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट्स थे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं वॉइड्स और स्पेस और होल्स। अब कोई भी एटम होगा अगर वो स्फेरिकल शेप का है, उनको पास पास रखा जाएगा तो उनके बीच में कुछ स्पेस वैकेंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप एक बॉक्स ले लें, उसमें मार्बल्स या स्फेरिकल शेप की बॉल्स डाल दें, तो आप कितना भी उसमें पूरा भर दें उसको, बीच में कुछ ना कुछ स्पेस फ्री रह जाता है। उसी को हम लोग वॉइड्स बोलते हैं या फिर इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल इसलिए क्योंकि ये इंटर की साइड पे, मतलब अंदर की साइड पे प्रेजेंट हैं। तो चाहे सीसीपी स्ट्रक्चर हो, एचसीपी हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो आपका, वॉइड उसमें ज़रूर प्रेजेंट होगा। दो टाइप के वॉइड आपको पढ़ने हैं, एक आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, दूसरा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है कि ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, आपने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। ये आपका एक स्फीयर हो गया, ये दूसरा इस तरह का होता है। ये आपके तीनों नीचे रखे हुए हैं स्फीयर, और जो आपका डॉटेड है वो इन तीनों के ऊपर रखा है। मतलब कि अगर आप तीन स्फीयर को आपस में टच करा के रख दें और चौथे स्फीयर को या फोर्थ स्फीयर को आप उनके गैप के ऊपर रख दें, तो वो जो वॉइड बनता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। उनके सेंटर को ज्वाइन करने पे टेट्राहेड्रन बनना है, इसलिए हम लोग उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड आपका 4 एटम या 4 एटम से बनना है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ऑक्टाहेड्रल में नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्टागन। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर होल्स सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स लोकेटेड ऑन अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। अब क्योंकि ये 6 स्फीयर से बनना है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वो 6 होता है। मतलब आपको क्या करना है, 3 स्फीयर आपने रख दिए पहले इस तरह से, इसके बाद जो आपने बाकी 3 स्फीयर रखे वो इस तरह से आए हुए हैं इसके ऊपर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गैप के ऊपर दोबारा गैप आ गया है। ये बीच में जो है, ये गैप के ऊपर दोबारा गैप आ गया है, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोल रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, अगर टेट्राहेड्रल में इस तरह का वॉइड बन रहा है नीचे की तरफ, तो ऑक्टाहेड्रल में सेम ऐसा ही ऊपर भी वॉइड आ जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोल रहे हैं, क्योंकि उनको सेंटर को ज्वाइन करने पे एक ऑक्टाहेड्रन बनता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग वॉइड से रिलेटेड, जो हम एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल में भी इसका यूज़ है। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन अ लैटिस इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक पार्टिकल्स। जैसे कि आपसे अगर बोला जाए कि कोई भी यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस है, उसमें n एटम्स प्रेजेंट हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n हो जाएंगे। जितने एटम उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। लेकिन जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो ट्वाइस होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। मतलब मान लीजिए कि कोई भी आपका स्ट्रक्चर दिया है, हमसे बोला जाए कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स x हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, x ही, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं जितने उसमें एटम्स हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे ये आपके 2x हो जाएंगे, मतलब डबल। ये दोनों पॉइंट्स ज़रूर याद रख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ये आपके न्यूमेरिकल में भी काफ़ी काम आएंगे और MCQ में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। तो जो भी यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो D इक्वल्स टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे हमने जो डेंसिटी फाइनली निकाली थी यूनिट सेल की, वो आई थी आपकी D इक्वल्स टू ZM अपॉन A³NA। इसमें D आपकी डेंसिटी है
Z आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे? जैसे कि अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं। अगर हम लोग फेस सेंटर की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स आपके फेस सेंटर में 4 हो जाते हैं। अगर हम लोग बॉडी सेंटर की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाते हैं। और अगर एंड सेंटर की बात करें तो उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाते हैं। ये हमने आपको पहले पार्ट में समझा रखा है। तो Z आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो जाता है। M आपका मॉलिक्यूलर वेट है। जैसे आपने सिल्वर ले रखा है तो उसका मॉलिक्यूलर 108 होता है मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह आयरन जो भी आपने ले रखा है एलिमेंट, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो M हो जाएगा। Z आपका नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। Na आपका एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। Na की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 6.022 इंटू 10⁻23। और A आपका एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा। D आपकी डेंसिटी है। Z आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है, वो डिपेंड करेगा BCC है, सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर है या एंड सेंटर है। M आपका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। A आपका एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा। और Na आपका एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो ये हमने बात की डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल की। वीडियो को पॉज करके इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए और जो भी फॉर्मूले में सिंबल यूज़ हो रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको भी नोट कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल आता ही आता है। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे या सैंपल लगाएंगे तो आपको इसके न्यूमेरिकल उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग न्यूमेरिकल के भी वीडियो अपलोड करेंगे इसके जल्दी ही। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स। अब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट रिपीटिंग पैटर्न, बट सम डिफेक्ट्स मे अकर इन द पैटर्न। तो डेविएशंस फ्रॉम परफेक्ट अरेंजमेंट मे अकर ड्यू टू रैपिड कूलिंग और प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पार्टिकल। डिफेक्ट्स बेसिकली 2 टाइप्स के हैं आपके। एक आपका पॉइंट डिफेक्ट है, दूसरा आपका लाइन डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है? जब किसी एटम में कोई डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एटम। और लाइन डिफेक्ट में पूरी लाइन के एटम्स में ही कोई डिफेक्ट है। डिफेक्ट का मतलब वो मिसिंग है या कोई एक्स्ट्रा आ गया है, या जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है NaCl का तो कोई और एलिमेंट आ गया है, इस टाइप का डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट आपके 3 टाइप के हैं, स्टोइक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। स्टोइक्योमेट्रिक मतलब रेशियो मेंटेन है, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक में रेशियो मेंटेन नहीं रहता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब एलिमेंट ही कोई और आ गया है उसकी जगह। तो इम्परफेक्शन में जो भी डेविएशंस होते हैं परफेक्ट अरेंजमेंट से उन्हीं को हम लोग इम्परफेक्शन बोलते हैं। इसमें 2 टाइप के डिफेक्ट हैं। एक आपका पॉइंट डिफेक्ट है, दूसरा आपका लाइन डिफेक्ट है। आपको बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है यहाँ पे। उसमें आपका स्टोइक्योमेट्रिक है, इम्प्योरिटी है और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। अब इनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। इनको स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्यों बोला जाता है? These are point defects that do not disturb the stoichiometric of the solid. स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब है स्टूडेंट्स रेशियो। जैसे अगर आप NaCl की बात करें तो एक सोडियम है उसमें क्रिस्टल में, एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, तो ये उसका स्टोइक्योमेट्री है। अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की बात करें तो एक आपका Mg है, 2 आपका Cl है, तो ये इसका रेशियो है। तो अगर डिफेक्ट के बाद भी रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक इफेक्ट। दीज आर पॉइंट डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइक्योमेट्रिक ऑफ द सॉलिड। तो ये इंट्रिंसिक होते हैं, बेसिकली आयनिक सॉलिड में आते हैं।
इसमें दो टाइप के डिफेक्ट हैं, एक आपका फ्रेंकल डिफेक्ट है और एक शॉर्टकी डिफेक्ट है। दो टाइप के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट, इट इज़ ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयनायंस मिसिंग। तो इक्वल नंबर ऑफ अगर कैटायन और एनायन मिसिंग है तो उसको शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू मिसिंग ऑफ आयंस यूजली कैटायन फ्रॉम द लैटिस एंड दे ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड, मतलब एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं, ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो शॉर्टकी में एटायन कैटायन और एनायन दोनों मिसिंग होते हैं, जबकि फ्रैंकल में बेसिकली कैटायंस ही दूसरी जगह जाके उसी लैटिस में कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कैटायन इसलिए क्योंकि उनका साइज़ एनायन से छोटा होता है। अब क्योंकि शॉर्टकी में मिसिंग हो रहे हैं आयंस तो इसमें डेंसिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जबकि फ्रेंकल में एटम या आयन कहीं जा नहीं रहा है, दूसरा ही कहीं जाके स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है, तो डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंकल डिफेक्ट में। थर्ड पॉइंट देखते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट वहाँ होता है जहाँ पे हाईली आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl हो गया, CsCl हो गया, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होता है। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट वहाँ होता है जहाँ पे कैटायन और एनायन के साइज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर साइज़ में डिफरेंस होगा तभी तो कैटायन निकल कर दो एनायन के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएगा। इसका एग्जांपल AgCl, जिंक सल्फाइड, ये सब है। अब वीडियो को पॉज करके इनके डिफरेंसेस नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है या ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट दिखाता है। तो इसका आंसर है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड हैज़ बोथ शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा हमने पॉइंट डिफेक्ट में, जिसमें आपने शॉर्टकी और फ्रेंकल की बात की। अब हम लोग बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइजेज व्हेन फॉरेन एटम्स और आयंस आर प्रेजेंट इन द लैटिस। इसका एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, तो Na+ और Cl- प्रेजेंट होता है। अगर दो आप Na हटा दें, 2Na हटा दें, तो टोटल 2+ की डेफिशिएंसी हो गई, और एक आप Sr2+ डाल दें। तो एक अगर आपने Sr2+ डाला, 2 Na+ हटा दिए, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल रहा वो, लेकिन आपने Na कितने हटाए थे, 2, और Cr या Sr+ कितना डाला, 1। तो इसमें क्या हो गया, एक एटम की स्पेस खाली हो गई। तो ये आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। तो इसका एग्जांपल है आपका NaCl और SrCl2 वाला। 2 Na+ आयन मिसिंग है, उसकी जगह एक Sr2+ आयन आ गया है। तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर है, लेकिन एक आयन की वैकेंसी क्रिएट हो गई है, इसीलिए इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज विच डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। जैसे कि अगर आप Fe2O3 की बात करें, तो 2 आपके आयरन प्रेजेंट हैं और 3 आपके ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाए तो ये हो जाएगा आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें भी दो टाइप के हैं। पहला है आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मतलब मेटल आपका एक्सिस में आ गया है। अब मेटल एक्सिस में किस वजह से हो सकता है, या तो आपके निगेटिव चार्ज की वैकेंसी क्रिएट हो जाए, या फिर आपके मेटल ही ज़्यादा हो जाएं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर कैटायन और एनायन प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में, तो कैटायन कैसे ज़्यादा हो सकता है, या तो कैटायन के नंबर ज़्यादा हो जाएं या तो एनायन कम हो जाएं। तो इसका एग्जांपल है आपका NaCl और KCl के क्रिस्टल, जो कलर देते हैं। NaCl आपका येलो होता है और KCl का आपका पिंक क्रिस्टल होता है। इसका भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, वाई NaCl क्रिस्टल्स आर येलो इन कलर। क्योंकि जो एनायन मिसिंग होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एनायन की जगह एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो
तो ये इलेक्ट्रॉन जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जब रिलीज़ करता है तो वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, जिससे हमें कलर दिखता है। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन मिसिंग है उसको हम लोग एफ सेंटर बोलते हैं। एफ का फुल फॉर्म होता है फार अवे, मीन्स कलर। ये आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे कि अगर आप जिंक ऑक्साइड ले लें ZnO, तो ZnO आपका जिंक ऑक्साइड वाइट होता है कलर में, लेकिन अगर आप इसको हीट कर दें तो ये ऑक्सीजन लूज़ कर देता है और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ये Zn2+ बनाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाती है हीट करने पे। जिंक ऑक्साइड को हीट करने पे ऑक्सीजन गैस निकल जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें कलर आता है। तो अब आप देख रहे हैं कि जिंक तो उतने ही हैं उसमें, जिंक के कैटायन, लेकिन ऑक्सीजन कम हो जा रहे हैं, इसलिए इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। तो मेटल एक्सिस पढ़ा आपने, अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सिस है, मेटल एक्सिस में है ड्यू टू आपका एनायनिक वैकेंसीज या एक्स्ट्रा कैटायन, और मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा, कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मेटल ही कैटायन होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे FeO है, तो FeO में क्या है, एक आपका आयरन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। FeO में आयरन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2+, और ऑक्सीजन की कितनी है, 2-। लेकिन अगर आप मान लें कि Fe2+ हटाकर अगर हम Fe3+ डाल दें इसमें, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तब भी मेंटेन रहेगी, लेकिन जो नंबर ऑफ आयरन के एटम है वो कम हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप क्या करें, Fe2+ वाले 3 आप हटा दें और 2 आप या 2 आप Fe3+ डाल दें, तो होगा क्या, टोटल 6 यहाँ आप हटा रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे 3 एटम हटाए और डाल कितने रहे हैं, सिर्फ 2। तो इसकी वजह से इसका रेशियो चेंज हो जाता है। तो FeO कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे आपका Fe0.93O या Fe0.960। ये होता क्यों है, क्योंकि कुछ Fe2+ कैटायन हट जाते हैं और उनकी जगह पे and the loss of the positive charge is made up by the presence of required number of Fe3+ ions। तो ये आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। तो आपने पॉइंट डिफेक्ट पढ़ा, उसमें आपका स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब हम लोग बात करते हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे आपने पहले भी पढ़ रखा है, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं और सेमी कंडक्टर्स होते हैं। 3 टाइप के हैं आपके, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एग्जाम्पल आपके मेटल्स हो गए। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, एग्जाम्पल वुड और रबर। सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी आपकी मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है, इसमें इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स या इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर का सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर हम बैंड थ्योरी की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 2 बैंड्स होते हैं, बैंड्स मतलब ग्रुप। एक आपका वैलेंस बैंड होता है जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दूसरा आपका कंडक्शन बैंड होता है जिसमें जो वैकेंट बैंड होता है। तो होता क्या है, वैलेंस बैंड से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो कंडक्टर के केस में ये दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं, पार्शली फिल्ड बैंड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंसुलेटर के केस में इनके बीच में काफ़ी गैप होता है,
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में आप देख सकते हैं गैप, ये इस गैप को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन भी बोल देते हैं। लेकिन अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में स्मॉल एनर्जी गैप होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंडक्टर्स में ओवरलैपिंग होती है, इंसुलेटर में फॉरबिडन जोन होता है बीच में जिसका गैप ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में स्मॉल एनर्जी गैप होता है। तो ये आपका कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी। इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसके बाद कुछ ये आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको हीट करने पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो इसको हम बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो का मतलब होता है हीट। और अगर किसी सब्सटेंस को प्रेस करने पे मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस देने पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके फ़ोन में जो वाइब्रेटर्स यूज़ होते हैं उसमें यही सब्सटेंस होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो जब हम उनके एक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप होता है और वो वाइब्रेट करने लगते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो हीटिंग पे, इसको हम लोग पायरो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। पायरो मतलब हीट। और पीजो इलेक्ट्रिसिटी जब मैकेनिकल स्ट्रेस डालने पे मतलब कंप्रेस करने पे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो इसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इन दोनों डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ये इसकी वैल्यू है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हैं। सेमीकंडक्टर भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इनको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, जो नेचुरली अगर करते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। लेकिन क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी लो होती है तो इनकी कंडक्टिविटी को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो उनको चेंज करने पर इनको हम लोग बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा नहीं है कि कितना भी हमने लेके डाल दिया उसमें दूसरा सब्सटेंस, हम कैलकुलेटेड वे में डालते हैं जितनी हमें कंडक्टिविटी चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग। देयर कंडक्टिविटी इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है। दे आर फाउंड बाय डोपिंग, ये जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी मिक्स करने का इसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। जो भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये आपके ग्रुप 14 में होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके दो टाइप के हैं, एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, और एक आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। एन का मतलब है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें जो कैरियर होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये होगा नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप 14 में ग्रुप 15 वाला मिला देते हैं, तो जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है वो उसका एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देता है। जबकि अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो जब सिलिकॉन में मतलब ग्रुप 14 में आप ग्रुप 13 को मिक्स करते हैं तो एक कम का डाल रहे हैं हम, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कैरियर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव होल्स। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो अगर आपका ग्रुप 13-15 मिलाया हुआ है, ये इसका एग्जाम्पल है। 13-15 मिलाने पे कौन सा बनता है, ये
और कुछ 12 और 16 मिलाने पे भी सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। ये एग्जांपल इसलिए दिए हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये नेचुरली सेमीकंडक्टर नहीं होता, लेकिन इनको बनाया जाता है। 13 15 का एवरेज कितना आएगा 14, ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, 13 + 15 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 = 14। इसी तरह आप 12 और 16 को भी अगर एवरेज निकालें, 12 + 16 28 डिवाइडेड बाई 2 14। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नेचुरली में सेमीकंडक्टर नहीं होते हैं लेकिन बना दिए जाते हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, आपके कंप्यूटर्स में। तो ये हमने सेमीकंडक्टर की बात की, जिसमें आपका इंट्रिंसिक था प्योर वाला, एक्सट्रिंसिक था जो डोपिंग करने या मिक्स करने पे बनना था। एक्सट्रिंसिक में आपका एन टाइप था और पी टाइप था। एन टाइप में सेमीकंडक्टर आपका ग्रुप 14 है, जब उसमें हम ग्रुप 15 मिला देते हैं तो वो एन टाइप बन जाता है। ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। और अगर आप ग्रुप 14 मतलब सेमीकंडक्टर में ग्रुप 13 एक कम का मिला देते हैं तो वो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देता है। इसमें पॉजिटिव होल्स की वजह से होता है कंडक्शन। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो जो सॉलिड सब्सटेंस है उनको बेसिकली इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे। इनके एग्जाम्पल हैं आपके TiO2, V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, C6H6, NaCl एट्सेट्रा। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिपेल होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल आपके डाईऑक्सीजन, Cu2+, Fe3+, ये सब है। डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल होता है, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक की। दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जिनको एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, आपके जो भी मैग्नेट हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से ही बनाया जाता है। फोर्थ आपका क्लासिफिकेशन है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दीज हैव नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0। मतलब एक का अगर इस तरफ डायरेक्शन है, दूसरे का इस तरफ है, तो नेट में कितना है 0। इनका एग्जाम्पल है आपका मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब। इसके बाद है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज हैव नेट डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। इसका एग्जाम्पल कैसे है, मान लीजिए 2 का डायरेक्शन इस तरफ है और 1 का इस तरफ है, तो ये दोनों कैंसिल हुए, ये दोनों अपोजिट होने की वजह से, लेकिन फिर भी नेट में डाइपोल मूवमेंट रह गया है। तो ये आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हैं, मतलब उनका मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रिस्पॉन्स है, उनके बेसिस पे डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक है। डाया मैग्नेटिक वीकली रिपेल होता है, पैरा मैग्नेटिक अट्रैक्टेड होता है वीकली, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस रखने पे परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। एंटी फेरो में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। फेरी मैग्नेटिक में कुछ सेम डायरेक्शन में होते हैं, कुछ अपोजिट, तो नेट में कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है। तो ये आपका स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का आपका चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 का लेक्चर था। तो थ्योरी आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर की ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।